देखो क्लास नंबर में 32 ही ना, 31 हो गई थी। 32 क्लास हमारी, हम पढ़ रहे खाद्य श्रृंखला। वो खाद्य श्रृंखला में ना लास्ट वाली क्लास में जाना हमने, पता क्या क्या जाना, 10% एनर्जी लो क्या हो, कि जब ना एनर्जी आ गई उत्पादक के पास, उसके बाद 10% एनर्जी आगे जाएगी, 10% एनर्जी आगे, फिर 10% एनर्जी आगे जाएगी, 10% एनर्जी हमेशा आगे बढ़ेगी। ये बात हमने पिछले वाली क्लास में सीख ली, समझ में आया बात है। जिसे ऊर्जा को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते, ना कभी उत्पन्न कर सकते। ऊर्जा पूरा पारितंत्र ही ऊर्जा पर टिका हुआ, दूसरे जिसे दूसरी भाषा में हम पोषण कहते हैं। पूरा पारितंत्र समाप्त हो सकता कब, तब समाप्त होगा जब उसमें न्यूट्रिटेशन भाग जाएगा। न्यूट्रिटेशन का मतलब पोषण चला जाएगा उसमें, मतलब जब पोषण चला जाएगा ना, एनर्जी नहीं जाने उसके अंदर, पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। तो पारितंत्र की जो वो ना, पारितंत्र का जो अस्तित्व वो सारा का सारा किस पर निर्भर है, वो सारा का सारा एनर्जी पर निर्भर है, पोषण पर निर्भर है। ये खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ी थी। खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ा था एक उत्पादक हो, जैसे हरे पेड़ पौधे हुए, ये उत्पादक हमारे, जो हरे पेड़ पौधे हुए उत्पादक होंगे। जब उत्पादक होंगे तो जो होंगे ना उत्पादक होंगे, वे भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते हैं स्वयं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। समझ में आया बात है। कल पिछले वाली क्लास में बहुत कुछ ज्ञान दिया, एक बार उस क्लास को देखोगे ना तो सारा का सारा रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो जानवर आएंगे या इसमें जो भी आएंगे उसे हम प्रथम पोषी स्तर पर रखते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है, जो द्वितीय को उपभोक्ता होगा। जो ये हरे पेड़ पौधे, इसे हिरण मान लो। जब इसे हिरण मान लोगे ना, हिरण का क्या खागा, घास खागा। या ऐसा आप यूं भी कह सको, टिड्ढा भी कह सको, इसे मेंढक कह सको, इसे सांप कह सको, ऐसे भी कह सको पूरा का पूरा। समझ में आया बात। या ये प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ये द्वितीय को उपभोक्ता होगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो द्वितीय पोषी स्तर पर आएगा, द्वितीय को उपभोक्ता होगा तृतीय पोषी स्तर पर आएगा, और जो तृतीय को उपभोक्ता होगा चौथे पोषी स्तर पर आएगा हमारा। ऐसा करके पूरा का पूरा सब प्रक्रिया पूरी चलती रहेगी। समझ में आया बात है। मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी हमारा कोई भी व्यक्ति हो, जो जीव हो, उसके अंदर पक्की बात है कार्बन पाया जाएगा, बिना कार्बन के कुछ हो ही नहीं सकता। समझ बात है। 5-6 बेसिक तत्व एक मनुष्य के भीतर कौन कौन से होंगे, कार्बन होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और कौन सा रहेगा, 5 तो हो गए। तो कितने हो, 5 हो 6 हो, 6 कौन सा बताओ। नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन, हाइड्रोजन भी हो। समझ गए। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला थी। लेकिन आज खाद्य श्रृंखला नहीं समझनी। और हाँ, ये भी तुम्हें समझाया था, जो खाद्य श्रृंखला हो ना, ये तो खाद्य श्रृंखला एक हो खाद्य जाल। वो खाद्य जाल क्या हो, आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। ये मैंने सब पहले समझा चुका मैं। और मैंने कहा किसी भी खाद्य श्रृंखला में या किसी भी पारितंत्र में या खाद्य श्रृंखला में कह दो, क्योंकि पारितंत्र के अंदर ही बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलेगी। तो वो पारितंत्र तो बहुत बड़ी चीज होगी। पारितंत्र हो क्या है, जहां जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों उपस्थित हो, उसे हम पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। एक इकोसिस्टम में एक नहीं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती है, और वे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं ना मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं खाद्य जाल समझा रहा हूं। खाद्य जाल को इसे तो हम फूड चेन कहते हैं, चेन का मतलब श्रृंखला। अब जो मैं समझाने वाला हूं उसे हम फूड वेब कहते हैं, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जब तुम अच्छी तरह लिखना तुम्हें, तो पहले तो तुम समझ लो, फिर तुम गूगल करके भी लिख सकते हो, एक बार समझ लिया तो वहां से भी लिख सकते हो। अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ खाद्य जाल क्या हो, खाद्य जाल। और खाद्य जाल मतलब कैसा सवाल बन सके। समझ में आया बात या। ठीक, आ जाओ। अब हम समझेंगे खाद्य जाल क्या हो। आज हमारा यही टॉपिक है, खाद्य जाल क्या हो। खाद्य जाल, खाद्य जाल को हम बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब, ये हमारा फूड वेब। ये फूड वेब क्या होगा, जरा एक बात बताओ। अगर हमारा यहाँ कोई हरे पेड़ पौधे हैं, चलो पहले मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। ये सन हमारा प्यारा प्यारा सन, आया समझ में। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन जितनी भी है अच्छी है, आया समझ में। जो ड्राइंग में एक्सपर्ट होंगे तो सोच रहे होंगे पता नहीं कैसा सूर्य बना हुआ है मास्टर। आया समझ में। पेड़ पौधे बनाऊंगा मैं। किसने सिखाया था मुझे, मैडम ने सिखाया था। वो थोड़ा बड़ा पेड़ नहीं है क्या वो। समझ में आया बात या। ठीक, तो पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे में पत्तियां इसकी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता होगा, जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, सूर्य विकिरण कहते हैं। वे सूर्य विकिरण इस पर पड़ती होगी। इसके अंदर स्ट्रोमेटा पाए जा, स्ट्रोमेटा के माध्यम से छोटे छोटे छिद्रों में उनके अंदर प्रकाश जाता होगा। जब प्रकाश जाता होगा तो नीचे से वो पानी मिलता होगा, फिर सारा मिलकर अपना भोजन बनाता होगा। वो भोजन ग्लूकोज के रूप में होगा, ऐसे समझ। वो ग्लूकोज के रूप में जो होगा, इसके अंदर एनर्जी हो जाएगी। इस एनर्जी हो जाएगी तो इस हरे पेड़ पौधे हमारे हैं। हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होंगे ना हमारे, उसे हम उत्पादक कह सकते हैं। उत्पादक कह सकते हैं सर, याद रही बात है। क्या है उत्पादक, इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर हमारा उत्पादक है सर। अब ये बताओ,
इस पेड़ को कौन खा सकता है? चलो बताओ कौन खा सकता है इस पेड़ को? पहला ऑप्शन बताओ, बकरी। साबा। और बताओ, हिरण खा लेगी? हिरण ऐसा बचवा, हिरण बकरी वाला कौन सा था? ले बकरी वाला आ जाओ। बकरी, गाय घुस जाती थी एक किसान गाय। और बताओ, टिड्ढा, जैसी खुदा सी बताओगे तुम, टिड्ढी, टिड्ढा। और बताओ, घासू कौन खा? और बताओ, और भी बहुत सारे हो। चलो हिरण को बताओ कौन खागा? शेर। शाबाश। शेर को कौन खागा? अपघटक हो जाएगा, मर जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। अपघटन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक, अपघटन हो जाएगा, फिर मिट्टी मिल जाएगा। अब मिट्टी मिल जाएगा, फिर पौधों की जड़ों में चला जाएगा, फिर जब पौधों की जड़ों में चला जाएगा, फिर उसको इसके अंदर, पेड़ के अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब बताओ, इसके अंदर कार्बन मौजूद होगा नहीं? इसके शेर के होगा कार्बन मौजूद। और कार्बन का मतलब क्या हो? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहां आया? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना भोजन बनाया है वो। किसने? पेड़ ने बनाया भोजन। पेड़ ने भोजन बनाया। यह बात मैंने पहले बताई थी, पिछले वाली क्लास में सब बताया मैंने। उसके बाद इसे बकरी भी खा सका, तो यहाँ तक एक खाद्य श्रृंखला यहाँ तक पूरी होगी, नहीं होगी? ये अपघटन होने के दौरान जब इसकी मिट्टी बन जाएगी, आया समझ में? कहीं कहीं जगह, कई सारे धर्म शास्त्रों में कहा सका कि जो इंसान है वो मिट्टी है। इंसान क्या, कोई भी जीव मिट्टी। ऐसा कोई जानवर जो बकरी को खा जाएगा? शेर खा सका? गाय को खा जाएगा जो? गाय को खा जाएगा जो? कौन हो सका बताओ? गाय को इंसान भी तो खा सका। गाय को इंसान खाते हैं, गोश्त बनाया जाए उसका, समझ गई? पाकिस्तान में होता। टिड्डे को और कौन खा? टिड्डे को बताओ कौन खागा? और बताओ, मेंढक को कौन खागा? सांप। सांप की मासी। सांप को कौन खागा? बाज। हाँ, बाज को बताओ कौन खागा? एक मिनट बात कर रही है, इसे पूरा कर दो, बता। बाज मर जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी? मिट्टी। अपघटन हो जाएगा इसका, फिर मिट्टी बन जाएगा, पौधे की जड़ों में चला जाएगा। आए समझ में? फिर वहीं पहुंच गया जहां आया था। एक खाद्य श्रृंखला पूरी हुई, एक खाद्य श्रृंखला होगी पूरी। समझ आई बात? यार सारी पेड़ तो पूरी हो रही है। इसलिए कहा जाता है सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है पूरी पृथ्वी पर। जो आज पूरी पृथ्वी इतरा रही है ना, सूर्य की वजह से इतरा रही। कुछ भी ले लो जो चल रहे हैं ना, हम इतने सारे जीव जितने भी, वे सूर्य, उनको, इनके पास जितनी एनर्जी ना, उनका सबका स्रोत सूर्य है। इसलिए पुराने लोगों में इतनी तमीज थी, सुबह को उठकर सूर्य को पानी देते थे। ऐसे समझो, सूर्य जीवित रहेगा तो आज भी देते हैं। कौन? तुम देते हो पानी सूर्य को? पूजा पाठ करने के बाद ना, तो वहां पूजा पाठ में एक लोटा रखा रहा, उस लोटे में तो उठाएंगे, पानी पूरा होगा, फिर उसमें डाल देंगे जाकर, उसमें पौधे में डाल देंगे, सब पौधे की जड़ों में डाल देंगे। कोई बात नहीं, मैंने 4-5 साल दे रखा है पौधों में पानी, तुलसी के पेड़ में। चलो जाओ। अपघटन, ये सांप हुआ, ये मेंढक हुआ, ये टिड्ढा हुआ, ये अपघटन हुआ। क्लास चला लो, चल ली क्लास है ना। ये मेंढक हुआ, ये सांप हुआ, अपघटन होगा इसका, एक खाद्य श्रृंखला पूरी होगी। गाय को कौन खा सके? मनुष्य खा सके? हो सकता है वह गाय वहीं डिलीट हो जाए, उसका खुद ही अपघटन बन जा, यहीं खाद्य श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो मिट्टी में इसकी जड़ों में आ जाएगी। इसका मतलब यार, और यहाँ तो बताओ, यहाँ ये टेम्परेचर नहीं आ रहा हमारा, ये ताप ही तो एक प्रकार का, और यहाँ नीचे इसकी जड़ों में पानी नहीं है। क्या है यहाँ से? पानी। और जो पानी हो, ताप हो, हवा हो, ये अजैविक घटक नहीं होते। और जो पेड़ हुआ, इतने सारे जानवर हुए, ये जैविक घटक नहीं है। और जैविक घटक, अजैविक घटक, ये सब मिलकर क्या बना देंगे? पूरा का पूरा हमारा ये पूरा पारितंत्र नहीं है, ये हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को बोलते हैं पारितंत्र। तो तुम मुझे बता सकते हो इस पारितंत्र के अंदर कितनी खाद्य श्रृंखला? 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कितनी। जब किसी पारितंत्र के भीतर एक नहीं, कितनी सारी खाद्य श्रृंखला हो, कितनी सारी खाद्य श्रृंखला हो, जितनी भी खाद्य श्रृंखला होगी, सारी की सारी खाद्य श्रृंखलाएं ही वेब कहलाती है, फूड वेब, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं।
एक खास बात पता लग गई कि खाद्य जाल कुछ भी नहीं है, पारितंत्र के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं का जाल है। आया समझ में? तो इसकी आसान परिभाषा, तो खाद्य जाल क्या हो, किसी भी पारितंत्र के भीतर अनेक प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं हो उनका जाल ही, उनका नेट, ये से खा रहा, वो से खा रहा, वो से खा रहा, सभी दूसरे खाने पे लगे हुए, सब अंतिम में जाकर फिर मिट्टी मिलना, फिर पौधे की जड़ों में जाना। इसे हम पूरा का पूरा खाद्य श्रृंखला ना कहते हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं। तो एक पारितंत्र में बहुत सारी श्रृंखलाएं हो सकती है और उसको ना फिर हम पूरा का पूरा खाद्य जाल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। बात बताओ समझ में नहीं? लेकिन एक खास बात बता रहा हूँ, इस पारितंत्र में जितनी भी खाद्य श्रृंखला है ना, कितनी भी खाद्य श्रृंखला हो, कोई सी भी खाद्य श्रृंखला, कोई सी भी, चाहे पूरे खाद्य जाल कह दो, खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य जाल के अंदर बहुत सारी श्रृंखलाएं होंगी और ये सारा का सारा एक ही पारितंत्र में होगा। और जिस पारितंत्र में होगा ना, तो पारितंत्र में यहाँ इसने इसके पास तो एनर्जी यहाँ गई, यहाँ से आगे ट्रांसफर हुई, आगे से यहाँ गई एनर्जी का, क्या कभी ऐसा होगा पेड़ को हिरण खा जाएगा? ऐसा समझ, पेड़ को भूख लग रही है, हिरण को खा लिया, या हिरण को भूख लग रही शेर को पिएगा वो, समझ बात? या ऐसा हो सके कि जो शेर है ना, शेर वो जीवाणु को खा जाएगा, जीवाणु दिखने के नहीं, उससे जीवाणु दिखते ही नहीं। या ऐसा हो सके पेड़ को गाय खा जाएगा, पेड़ है जो पेड़ गाय को खा जाएगा, ऐसा हो सके? इसका मतलब किसी भी खाद्य जाल के अंदर जो ऊर्जा हो ना, उसका प्रवाह जो हो वो भी एक दिशीय ही हो, ये बात बताना चाह रहा हूं। सही बात है? नोट नोट, किसी भी खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। अभी छुट्टी भी नहीं, क्या कहा जाना सर? तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? आराम से समझ में आया? खाद्य जाल बता दो क्या हो? चलिए बता खाद्य जाल क्या हो? हाँ, किसी भी पारितंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही खाद्य जाल कहलाता है। और जो खाद्य जाल हो ना, उसके अंदर भी जो एनर्जी फ्लो हो ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, एक दिशा होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, यूनिलैटरल डायरेक्शन होगी। यूनिलैटरल का मतलब एक तरफा। ठीक, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद हम, ये तो हमारा खाद्य जाल था, इससे ही सवाल बन सको और कोई सवाल नहीं बन सकता खाद्य जाल का। अच्छा ये बताओ, इसमें कितने उपभोक्ता होंगे? ये तो हमारा उत्पादक हो, जो उत्पादक को खाने वाला हो वो एक है, बहुत सारे। तो किसी भी खाद्य जाल में जो उपभोक्ता हो एक नहीं होता, अनेक उपभोक्ता हो सके। याद रखिए बात, यार उपभोक्ता वही बात है। इसमें एक मांसाहारी होगा, बहुत सारे मांसाहारी हो सके, बहुत सारे हो सके। ये खाद्य जाल कोई भी किसी को पी जाएगा यहाँ से, समझ नहीं बात है? कोई भी किसी खाद्य जाल हो, खाद्य श्रृंखला नहीं है। खाद्य जाल बढ़ाओ, खाद्य श्रृंखला बड़ी हो, कॉमन सेंस आए समझ में? अब तो तुम सबका उत्तर निकाल लोगे, ऐसी कोई चीज है जिसका उत्तर नहीं निकाल सकते तुम। ये हमारा खाद्य जाल है। अब इस खाद्य जाल के अंदर ना, एक पारितंत्र के अंदर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जा और वास्तव में पाई जा, समझ नहीं बात? और ये खाद्य जाल ना इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है कि पोषण का स्तर कैसे जा रहा, पोषण जा कैसा रहा। और पोषण का यहाँ सीधा संबंध एनर्जी था, और एनर्जी का सीधा संबंध ग्लूकोज था, और ग्लूकोज का सीधा संबंध कार्बन से। समझ में आई बात? कार्बन कैसे फॉलो हो रहा, कार्बन यानी ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ कैसे जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं। तो सारा संबंध इसका खाद्य जाल का किस तो पोषण था, न्यूट्रिटेशन कैसे जा रहा। समझ में आया बात? अगर यूं समझ जाओ, अगर यहाँ सौर विकिरण के रास्ते में बाधा है ना, तो पूरा पारितंत्र छोड़ दो, खाद्य जाल छोड़ दो, पूरा पारितंत्र नष्ट हो चुका होगा, अगर कहीं भी रास्ते में बाधा आई। समझ आई बात? अब यहाँ बाधाएं कैसे आती है? ये खाद्य जाल हमारी खाद्य श्रृंखलाएं कैसे प्रभावित होती है, ये हमारी फूड चेन कैसे प्रभावित होती है। अगर तुम इसके अंदर जो पानी दे रहे हो सकते हो यमुना का पानी हो, उसमें इकोलाई की मात्रा बहुत ज्यादा हो। अगर यमुना का पानी होगा तो वो पानी ना इस पेड़ पौधे को, उत्पादक को नष्ट कर देगा। नष्ट भी नहीं करने का, पौधा तो बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर पानी के अंदर बड़ी मात्रा में रासायनिक तत्व मौजूद है, और वे रासायनिक तत्व इस पेड़ पौधे के अंदर पहुंच जाएंगे,
और फिर में बकरी के अंदर, हिरण के अंदर, इनके अंदर पहुंच जाएंगे। और गाय तो फिर मनुष्य के अंदर ही पहुंच सके, क्योंकि गाय का हम दूध पीते हैं, उस दूध के अंदर हमें लगेगा शुद्ध, लेकिन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। ऐसा करके हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो पूरी तरह विफल हो चुका। इसलिए हम पर्यावरण को बचाने की बहुत बड़े स्केल पर मुहिम चल रही, पूरी दुनिया में चल रही मुहिम। यहाँ समझ बात है। 70 के दशक के बाद तेजी से पैर पसारे, पूरी दुनिया का ध्यान इसी तरफ आकर्षित हुआ कि मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में ना अब विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व है वे प्रवेश कर चुके। और जब खाद्य श्रृंखला में रासायनिक तत्व प्रवेश कर चुके ना, तो मनुष्य के लिए भी घातक हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसमें जुड़े हुए, मनुष्य भी कहीं इस खाद्य जाल में बैठा हुआ हो, वो फिट हो, क्योंकि हम गाय से जुड़े हुए। ऐसे समझ, आधे तो लोग ऐसे मेंढक को मार कर खाओ, वे भी जुड़ जाएंगे फिर इससे। सही बात है। आधे आधे लोग ऐसे जो शेर पर निर्भर है, शेर पर भी निर्भर है। सही बात। बकरियों में निर्भर हम, तो बहुत सारी चीजें आज समझ। भैंस हमारी, जो भैंस जो हो उसका दूध नहीं पीते हम, तो इसका मतलब इस खाद्य श्रृंखला में हम भी जुड़े हुए। इसका सीधा सीधा इफेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं मनुष्य से पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। और पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। दिल्ली जैसे अस्पताल पूरे भरे हुए पड़े हुए, क्यों पड़े हुए? हमारी जो खाद्य श्रृंखला ना उसके अंदर रासायनिक तत्व प्रवेश कर चुके। वे रासायनिक तत्व हम नहीं बनाए थे, और आज भी हमें नुकसान पहुंचा रहे। हमारी खाद्य जाल में प्रवेश करके आज भी हमें डैमेज कर रहे, पूरी तरह हम डैमेज कर दिया। आज देखो विभिन्न प्रकार के रोग इसके अंदर। अच्छा खासा खेलता है इंसान, उसके पास बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ चेकिंग करवाओ, तब भी 100 बीमारियां निकलेंगी उसमें। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने खाद्य श्रृंखला को पूरी तरह ना रासायनिक कर दिया, उसे केमिकलाइज कर दिया हमने। उसका जैसे रासायनिकरण कर दिया तो उसमें रासायनिक प्रवेश कर चुके। इसलिए आजकल की जो लोग है ना कहते हैं आजकल शुद्ध जो चीज में रह कहाँ गई, सब चीज तो अशुद्ध हो चुकी, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। ऐसा समझ लो। अब पुराने लोग क्या कहते थे? कहते थे हम तो खाना भी देसी घी में डाल कर खाया करते थे, इतना इतना एक घड़ी हम घी खाया करते थे एक महीने में। बताओ, ऐसा समझ में। अब जो दूध वाला दूध लेगा वो ना उसमें पाउडर डाल कर लेगा, वो भी शुद्ध नहीं है। मुझे किसी ने बताया, कह रहे चाइना में चावलों से दूध बनाया जा रहा है। बधाई हो, चावलों को पीस कर उनका दूध बना दिया गया। सही बात है। और यूट्यूब पर जाकर देखो, चावल प्लास्टिक के चावल बनने, और वे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अरे भाई क्या साइंटिस्ट क्या नुकसान नहीं पहुंचा रहे? नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएंगे? प्लास्टिक है तुम जिंदा रह लोगे, कैंसर होगा ही होगा। यू कह रहे उनका डाइजेशन अच्छी तरह हो जाएगा, ऐसे ही जैसा आए थे इस तरह एग्जिट हो जाएंगे शरीर से। जितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी भले ही नहीं मिलने की, समझ की बात है, एनर्जी भले ही नहीं मिलने की, ये लेकिन भूख मिट जाएगी। समझिए। तो इसका मतलब है इसलिए हमें ये पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम खाद्य जाल समझ सको, और इसके अंदर जो समस्या आई ना तुम उसका निरीक्षण कर सको और इसे हटा सको। अरे भाई तुम कल को डीएम बन जाते हो, निरीक्षण करने कहीं पहुंचे, फैक्ट्री में पहुंचे आसपास, और जब फैक्ट्री में पहुंचे आसपास और तुम्हें वहां बताया गया इसके पास तो गंदा नाल निकल रहा और इसके अंदर ना बड़ी मात्रा में केमिकल डाला जा रहा, वो केमिकल जाकर गंगा में जा रहा, और जब गंगा में जा रहा तो वहां गंगा की डॉल्फिन भी है, एक तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा जल में रहने वाले जीवों को। तुम्हें ये पता जा रहा ये जो यह नहर जा रही है ना गंगा, इसमें आकर जाकर यूपी के जो लोग इसके पानी तक खेती भी कर रहे, और जब खेती भी कर रहे वो रासायन उनकी उसमें भी जाएगा खेती में, वही हमारे खाद्य जाल में जाएगा। लेकिन जब तुम्हें जानकारी नहीं होने की तो कहीं का निरीक्षण करने पहुंचोगे? भ्रष्ट आदमी हो तुम, पैसे देकर भर्ती हुए थे। ऐसा समझ में। तुम्हारे ताऊ चाचा ने लगवाया था तुम्हें किसी काम पर, तुम कहते पैसे देकर लगवाया था, 2 लाख रुपए देगा। क्यों? तो जानकारी जरूरी नहीं, जिन लिंक कर दिया मैंने सर, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। पता लग चुका? तो पढ़ाई जो पढ़ रहे पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है इसका, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अब तुम्हें पता तो रहेगा, तुम वहां से कंपनी वाले खड़े होकर समझा देंगे, देख सुन भाई ये हमारा इसका सीधा इम्पैक्ट कहां पड़ेगा। वो तो अनपढ़ आदमी जिन्होंने फैक्ट्री लगाई, उसे समझाओगे, वहां आस पास लोगों को जाकर अवेयर करोगे, लोगों को, लोग भीड़ तो हो ही जा डीएम साहब के पास, और तुम जाओगे तो ऐसा भाषण दोगे, देखो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कोई भी ऐसा जैसे बनेंगे तो कैसे बताओगे कि इसका सीधे तौर पर हम पर नहीं तो आने वाली जनरेशन पर, हमारे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो बोल के बताते हैं। क्यों बताएंगे? बोल के बताएंगे क्योंकि तुमने खाद्य जाल समझ रखा था, और खाद्य जाल समझ के तुम्हारे अंदर इतनी भाषा आएगी तो तुम आसान भाषा में करके बताओगे कि जो तुम्हारे घरों में खाना जाएगा, ये पानी जो निकल कर नाले में जा रहा, ये कहीं ना कहीं जो भोजन तुम्हारे घरों में पहुंच रहा, तुम्हारी थाली में पहुंच रहा, उसके अंदर बड़ी मात्रा में केमिकल मौजूद है। तुम उसे समझाओगे तो प्रभावित होगा तुमसे, इसलिए तो तुम डीएम बनोगे। ये तो क्यों बनोगे? तुम ही क्यों बनोगे? समझे? लिंक बढ़िया होगा नहीं होगा? तो चलो उतारो। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? खाद्य जाल से इंपॉर्टेंट है ये खाद्य जाल। पता लग चुका? पता लगा खाद्य जाल है पूरा का पूरा। एक पारितंत्र बहुत सारे खाद्य जाल, एक पारितंत्र बहुत सारी खाद्य श्रृंखला हो सके, विभिन्न प्रकार की फूड चेन हो सके, और कोई सी फूड चेन खराब हुई पूरा खाद्य जाल समाप्त हो सके, कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए इसमें। इसे हम हटा रहे
अब हम समझेंगे पिरामिड के बारे में। और पिरामिड जो थोड़ा सा साइंटिफिक, अगर पीछे का सारा समझ रखा है, उत्पादक क्या चीज है क्या नहीं है, बहुत गौर से समझना। 3 ही पिरामिड और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और मैं अब भी समझा रहा हूँ, यूपीएससी के लिए यही काम करनी है। देखो जीवन में भी तुम्हारे काम आ रहा हो, और जितने तो नीचे के सारे सब में काम का, एक बार समझ लिया तो समझ में आया बात। अब समझो गौर से। अब तुम्हें समझाने वाला पिरामिड क्या हो। तो मैंने तुम्हें समझाया था प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। उसे कॉपी खोल कर देखो जरा, करे क्या लिखा हुआ, देखो उसे सामने खोल कर रखो उसे क्या हो। अब हम पिरामिड समझेंगे। पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है इसमें पिरामिड में, कि पिरामिड हो क्या दिखाना चाह रहा पिरामिड, क्या बता रहा पिरामिड, सवाल कैसे पूछा जाएगा। अब सवाल है पिरामिड क्या हो। पिरामिड भी हो, पिरामिड। अब कुछ लोग ऐसे भी लिखा पिरामिड, ऐसा पिरामिड, और इंग्लिश में भी यही लिखा पिरामिड। दोनों ही सभी सही है, सही बात है। मतलब समझना ये, इसके बारे में पहले 2 बातें तुम्हें याद रखनी। पहले नंबर पर जो पिरामिड हो वो ना, जो पोषी स्तर ट्रॉपिकल लेवल उसके आधार को प्रदर्शित कर, पोषी स्तर को प्रदर्शित करता, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा। दोबारा, पोषी स्तर का मतलब ऊर्जा का प्रवाह हो। दोबारा फिर समझ लो, पहली बात याद रखनी, जो पिरामिड हो ना, पिरामिड का जब भी दिमाग में कोई नाम ले ना, तो इसका मतलब एक प्रकार का त्रिभुज का आ जा हमारे दिमाग में, तो सही आ रहा, गलत भी नहीं आ रहा, सही बात है। तो एक प्रकार का त्रिभुज ही दिखाई देगा तुम, सही बात। त्रिभुज तो पता ही होगा कैसा हो, पिरामिड देखा तुमने कैसा हो पिरामिड, ऐसा समझ। 10वीं क्लास में भी पिरामिड की बात करी जा, जिसमें वो पूरा का पूरा बनाया जा पिरामिड, वो जिसमें प्रकाश का श्वेत प्रकाश किरण गुजारी जा, 7 रंगों में बट जाती है, ऐसा ही हो पिरामिड हो, वही तो हो, प्रिंस जिसे बोलते हैं वो पिरामिड की भांति हो। लेकिन हम समझेंगे ना पिरामिड समझना तुम, तो पिरामिड की क्या खास बात है। पहले नंबर की खास बात, पिरामिड की खास बात होगी, पहले नंबर पर जो पिरामिड होगा ना, पिरामिड एक तो त्रिभुज के आकार का होगा। दूसरी क्या खास बात होगी, जो पिरामिड हो ना, वो ना त्रिभुज के आकार का होगा। जो पिरामिड होगा, पिरामिड में पहले नंबर को वो पोषी स्तर को प्रदर्शित करेगा। पहला पॉइंट यही है, यह पोषी स्तर को प्रदर्शित करता है, यह पोषी स्तर। अब पोषी स्तर नहीं पता तो फिर बताओ क्या करूं, बताओ। पोषी स्तर 4 बताए थे मैंने तुम्हें। पहला नंबर प्रथम पोषी स्तर होगा, जो उत्पादक होगा वो प्रथम पोषी स्तर में आगा। और पोषी स्तर का मतलब ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा, ऊर्जा कैसे जा रही, ऊर्जा का मतलब पोषण। और थोड़ा और टेक्निकल हो रहा तो इसका मतलब ग्लूकोज, थोड़ा और टेक्निकल होना तो कार्बन। ये सब पता होना चाहिए, सब चीज जुड़ी हुई, अलग करके नहीं पढ़ सकते। यह पोषी स्तर उस स्तर को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अच्छा, ये पोषी स्तर को कैसे प्रदर्शित करता है अभी बताने वाले। दूसरी बात क्या याद रखनी, किसी भी पिरामिड के जो आधार हो, आधार का मतलब नीचे हो, बेस हो उसका, क्या उसका आधार हो, मूल चीज क्या है उसकी, उसमें हमेशा उसके आधार में हमेशा उत्पादक को रखा जाएगा। सब चीज उसके बाद ही तो स्टार्ट हो। पोषी स्तर में सबसे पहले क्या हो, पोषी स्तर में सबसे पहले क्या हो, उत्पादक। तो जो उत्पादक वर्ग होगा ना, उत्पादक वर्ग को सबसे पहले किसी भी पिरामिड के सबसे पहले आधार में रखा जाएगा। मैंने पहले कहा 2 बात हमेशा याद रखनी। दूसरी बात क्या याद रखनी, दूसरी बात ये होगी कि किसी भी पिरामिड में किसी पिरामिड का जो आधार हो वो हमेशा उत्पादक हो। किसी भी पिरामिड का आधार, किसी भी पिरामिड का आधार क्या होता है, उत्पादक। तीसरी खास बात क्या होगी, ठीक, कितनी बात बताई मैंने तुम्हें, 2। तीसरी बात भी समझ लो। अब जो पिरामिड हो ना, चलो तीसरी बात छोड़ दो, पहले जो पिरामिड हो वो 3 प्रकार के हो। कितने, 3 प्रकार के पिरामिड होंगे। एक तो पिरामिड होगा जिसमें संख्या को प्रदर्शित करा जाएगा, संख्या के आधार पर पिरामिड। जो पिरामिड हो ना, 3 प्रकार के हो, पिरामिड के प्रकार, पिरामिड पिरामिड के प्रकार। नंबर फर्स्ट पिरामिड होगा संख्या का पिरामिड। किसका, संख्या का पिरामिड। अच्छा, संख्या का पिरामिड, पिरामिड कह दूं,
ये पिरामिड भी कह सकूं, किताबों में पिरामिड भी लिखा हुआ। अब पिरामिड इंग्लिश में तो एक ही नाम हो, तो संख्या का जो पिरामिड होगा उसमें हम जीवों की, उत्पादकों की संख्या दिखाई जाएगी। किसकी? जीवों की, जिसे हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक के बाद जो आता है वो उपभोक्ता आगा। उपभोक्ता कौन सा आगा? पहला। फिर दूसरा उपभोक्ता आगा। उनकी संख्या को दिखाने वाला जो पिरामिड हो उसे हम संख्या का पिरामिड कहते हैं। किसकी संख्या को? जीवों की संख्या को। वो जीव उत्पादक भी हो सके, प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सके और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सके। समझ में आया बात? या चलो अब हम संख्या के पिरामिड को समझते हैं। और संख्या का पिरामिड कैसा होगा, पहले उस पिरामिड को बनाने जा रहा हूं। दोबारा फिर समझ लो, कोई भी पिरामिड हो, पहली बात तो पोषी स्तर को प्रदर्शित करेगा, पोषण स्तर को प्रदर्शित करेगा। दूसरे नंबर पर वो पिरामिड जो होगा उसका आधार क्या होगा? उत्पादक होगा। उत्पादक के बिना तो कुछ भी नहीं है, सारी चीज उससे तो स्टार्ट होगी। पूरी खाद्य श्रृंखला इससे निर्भर करती है। आओ हम क्या दिखाते हैं, संख्या का पिरामिड दिखाते हैं। तुम्हें सबसे पहले ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। ये त्रिभुज है पूरा का पूरा, ठीक। इस त्रिभुज के अंदर सबसे इसका आधार नहीं है, त्रिभुज का आधार तो यही होगा। ये आधार नहीं है क्या? बेस नहीं है क्या इसका? आधार ही तो मैंने बताया, त्रिभुज का जो आधार हो उसमें क्या रखा जाएगा? उत्पादक। इसका मतलब इसमें प्रोड्यूसर आगा, पक्की बात, उत्पादक आगा इसमें। अच्छा, उत्पादक जो हो क्या क्या हो सके? उत्पादक हरे पेड़ पौधे हो सके, पहले नंबर पर तो यही आगा उत्पादक। उत्पादक जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। जब तुम एनसीईआरटी किताबें देखोगे ना, वहां सीधा हरे पेड़ पौधों का चित्र बना के रखा। समझने की बात है? हरे पेड़ पौधों का चित्र बना के रखा का, हरे पेड़ पौधे। अच्छा ये बताओ, जो उत्पादक हो वो प्रथम पोषी स्तर पाओ, द्वितीय पोषी स्तर पाओ? तो क्यों ना मैं यहाँ प्रथम पोषी स्तर लिख दूं? मैंने ऊपर नहीं कहा था, यह पोषी स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रथम पोषी स्तर सही है, प्रथम पोषी स्तर, कोई दिक्कत है सब? उसके बाद दूसरे नंबर पर जाओ, उत्पादक के बाद क्या वो? उपभोक्ता। उपभोक्ता आगा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, पृथ्वी पर हिरण ज्यादा होंगे कि पेड़ पौधे ज्यादा होंगे? तो ज्यादा होंगे। तो नीचे की चीज ज्यादा नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? ध्यान दे रही? नाम ही संख्या। किसकी संख्या ज्यादा होगी? पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी कि हिरणों की संख्या ज्यादा होगी? तो पता लगा संख्या का पिरामिड ऐसा क्यों बनता चला जा रहा। और जो उपभोक्ता के, जो हिरण को खाने वाले होंगे, कौन खागा? शेर। शेर की संख्या ज्यादा होगी, हिरण की संख्या ज्यादा होगी? शेर की संख्या कहां तक ज्यादा होगी? तो जब हिरण की संख्या ज्यादा होगी जब तो ज्यादा देखो, और जैसे ऊपर को बढ़ेंगे और कम हो जाएगा। उपभोक्ता के बाद जगह ये इसे हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये कौन सा उपभोक्ता? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे संख्या कम होती चली जा रही। संख्या का पिरामिड सीधा बनना नहीं बनना, संख्या का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता, वैसे हमेशा सीधा ही रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो ये उल्टा भी हो जाए, ये पिरामिड उल्टा भी हो जा। आसान भाषा में समझते हैं, दूसरी भाषा में संख्या बढ़ते, पहले तो प्रथम पोषी स्तर होगा, ये कौन सा पोषी स्तर होगा? द्वितीय पोषी स्तर। ये कौन सा होगा? तृतीय पोषी स्तर। कोई दिक्कत है यहां तक? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। तो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय, जैसे जैसे पूर्ववर्ती चल जाएगा कम नहीं होगा। तो बताओ जो संख्या का पिरामिड हो कैसा बनना हो? सीधा बनना, उल्टा बनना? लेकिन मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि हमेशा सही होगा। अधिकांश मामलों में जो संख्या का पिरामिड हो वो हमेशा सीधा ही पाया जा। उत्पादक वर्ग हमेशा ज्यादा पाया जाएगा। उत्पादक वर्ग में पता लग गया हरे पेड़ पौधे आएंगे, यहाँ पता लग गया क्या क्या आ सको, आए समझ में? यहाँ कुछ भी आ सको, याद रखना बात। या इन जानवरों का नाम देकर पूछ सको तुम, लेकिन तुम्हें संख्या पता होनी चाहिए। आसान भाषा में, इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ तो मान लो पेड़ पौधे अगर 1 लाख हुए, ये पेड़ पौधे हमारे, ये पेड़ पौधे हमारे, या हम ऐसे भी कह सकते प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर की संख्या कितनी हुई? 1 लाख, 1 2 3 4 5 कितनी होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख होगी। अगर प्रोड्यूसर की संख्या हमारी 1 लाख हुई, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी, और इसकी जो संख्या होगी कम होगी, जो ना खाने वाले होंगे उनकी संख्या कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। इसका मतलब इसे क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और इनकी संख्या होगी 50,000। 50 के का मतलब 50,000 होगी। सही बात है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो शेयर होंगे उनकी संख्या तो और भी कम होगी, और भी कम होगी। तो ऐसा ऐसा बन जाएगा इसके ऊपर।
इसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोल लेंगे। जब सेकेंडरी कंज्यूमर बोल लेंगे उसकी संख्या मान लो 10,000, कितनी 10,000 ऐसा होगा। तो ऐसा पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा फिर कम होगा, ज्यादा कम फिर कम। तो बताओ पिरामिड कैसा बन रहा, प्रदर्शित किसे कर रहा है, पोषी स्तर को, पोषण, एनर्जी ऐसे तो जाएगी, एनर्जी ऐसे तो जा रही है, देखो एनर्जी ऐसे फुल हो रही, समझ बात क्या। अच्छा एनर्जी जितने को उपभोक्ता के पास ज्यादा होगी कि हरे पेड़ पौधों के पास ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे कम एनर्जी किसके पास पहुंचेगी, क्योंकि जब जैसे एनर्जी आगे बढ़े ना 10% एनर्जी कम आगे बढ़ती है केवल अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते। तो ये बताओ, लेकिन मैं भी कह रहा हूं तुम जो संख्या का पिरामिड हो जरूरी नहीं है वो सीधा हो, वो उल्टा भी हो सके। अब वो स्थिति समझनी जब ये पिरामिड उल्टा होगा, कुछ मौसमी घटनाएं ऐसी हो जा कि पिरामिड उल्टा पड़ जा, समझ बात है। कुछ मौसमी घटनाओं में, अभी मौसमी घटनाएं क्या हो ये हमें समझना कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं कि जिसके कारण ये पिरामिड उल्टा भी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उत्पादक तो कम रह जा और इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जा, इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जा और लेकिन ये खत्म हो जा। मान लो राजस्थान था, कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में कभी हरी भरी धरती हुआ करती थी, आज वहां है ही नहीं, पेड़ पौधे गायब। समझ लो, ऊंट की संख्या बढ़ रही, दूसरे जानवर भेड़ बकरी उनकी संख्या बढ़ेगी, घास तो है नहीं, किसके कारण, मौसमी घटनाओं के कारण हुआ। तो मौसमी घटनाओं के कारण तो उसमें क्या होगा, पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, तो जब पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, गायब हो गए पेड़ पौधे, वहां तो रेता नहीं बनेगा, पहले सही था वहां, क्यों, क्योंकि मौसम का असर पड़ा ना। तो मौसमी घटनाओं के कारण ये जो पिरामिड है, संख्या का पिरामिड, वो उल्टा भी हो सकता है। ये सवाल पूछा जा सकता तुमसे, संख्या का पिरामिड सदैव ही उल्टा हो सीधा होता है, नहीं होता, सामान्यता परिस्थितियों में सीधा होगा, समझ बात या। कुछ संख्या का पिरामिड सीधा होता है, हाँ सही है, सदैव ही सीधा होता है, गलत है। ऐसे में हमेशा ही सीधा होता है, गलत है, हमेशा सदैव पूर्णतः सीधा होता है, बदतमीज है तू। समझ में आया बात या, कोई दिक्कत नोट, इसकी क्या यही सवाल पूछा जाएगा कि संख्या का पिरामिड, ये लिख रहा हूं मैं, संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, पिरामिड पिरामिड सीधा होता है, सीधा होता है। दूसरा, मौसमी घटनाओं के कारण, मौसमी घटनाओं के कारण, घटना के कारण यह उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई कि संख्या का पिरामिड कैसा होगा, ये बात समझ में आई है। ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, पहली बात बताओ, पोषी स्तर को। दूसरी बात, इसका जो आधार में क्या रखा जाएगा, उत्पादक हमेशा, ऐसा समझ लो, इसका पिरामिड हमेशा, संख्या का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, सीधा। इसमें जीव रखे हुए नहीं है जीव इसमें, तो जीव, ये जीवों की संख्या, इसमें जीव ना कहते हैं जीवों की संख्या, बात ही संख्या का पिरामिड है, इसके अंदर जीवों की संख्या, इसमें जीवों की संख्या ज्यादा होगी आधार में, उस तो कम यहाँ होगी, फिर उस तो वो कम यहाँ होगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं संख्या का पिरामिड। और संख्या का पिरामिड सामान्यतः परिस्थितियों में सीधा पाया जा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बिन जागे कोई सोता है, मौसमी घटनाओं में पिरामिड उल्टा भी होता है। समझ, कोई दिक्कत, सवाल पूछा जा तो कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा, समझ में आया बात, क्या बार बार पूछा तुमसे संख्या का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा सीधा होगा, हो सकता है यहां नाम देकर पूछ लो तुमने, तुम एक परितंत्र में 10,000 पेड़ पौधे, तो तुम समझ जाओगे संख्या की बात कर रहा है, यानी संख्या पिरामिड। बेवकूफ बना दो, फिर कहेगा उन हरे पेड़ पौधों को खाने के लिए 50,000 जीव, 10,000 तो पेड़ पौधे, 50,000 जीव, तो तुम्हारा दिमाग घूम गया, ऐसे वजह में। फिर कहने लगा उन्हें भी खाने के लिए जो अनेक जीव, उनकी संख्या 1,00,000, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है उल्टा बनना पिरामिड। बात समझ में आई है। ऐसे भी सवाल दे सको एप्लीकेशन बेस बनाकर। अब तक जितने भी सवाल पूछे गए, जितने मैंने बताए ना, इनमें से सवाल पूछे गए, इससे बाहर गया नहीं आज तक वो, समझ में आया बात है। कोई सी भी परीक्षा हो और तमाम प्रकार की परीक्षाओं में सवाल पूछे हुए इस तभी कि संख्या का पिरामिड कौन सा हो, कैसा नहीं पिरामिड हो। अब पिरामिड किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, पोषण स्तर को, वहां लिखा हुआ पोषण स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें बेस क्या हो, उसमें आधार उत्पादक, वहां उत्पादक को रखा। और सारा खेल किसका, संख्या का, किसकी, जीव की, आए समझ, जो सजीव हो उसकी संख्या का। चलो नोट करो सही,
इसके बाद दूसरा पिरामिड देखेंगे। सिमरन के पापा ने वाले, जल्दी देख लो। दूसरा देख लो, दूसरा उसका नाम है ऊर्जा का पिरामिड। पूजा का नहीं, ऊर्जा का। फिर पूजा, ऊर्जा का पिरामिड। भूल जा पूजा पाजा, पढ़ ले, चुप। अब ऊर्जा का पिरामिड देखो कैसा होगा, सुनो। सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा? उत्पादक। देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या नहीं है, ऊर्जा। जो उत्पादक हो उसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी कि उपभोक्ता के पास ज्यादा ऊर्जा होगी? तो यहाँ ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसे ज्यादा बनाऊंगा सर, ऐसे सीधा ही बनेगा इसका पिरामिड हमेशा। दूसरे नंबर पे चले जाओ, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसके पास ऊर्जा और भी कम होगी। जो ऊपर वाला होगा उसके पास और भी कम होगी, जो उसके ऊपर होगा उसके पास और भी कम होगी। तो ऊर्जा नीचे तो जाएगी और ऊपर धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। तो पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा ही सीधा बनेगा, क्योंकि ऊर्जा की बात चल रही है ना। ऊर्जा हमेशा आगे तक लास्ट तक अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते कम ही हो जाएगी। तो इसका ना हमेशा ही सीधा बनेगा। तो एक स्टेटमेंट देता हूं तुम्हें, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। तो अच्छा यूपीएससी में स्टेटमेंट तो गलत हो, हमेशा ही ये सही है, ऐसा समझ में। कभी कभी क्या दिखना सही होगा, ऊर्जा इसके पास ही ज्यादा होगी, इसके पास कम होगी, उसके पास कम होगी। समझ की बात है। तो ऊर्जा का पिरामिड, इसका पिरामिड, ऊर्जा पूजा नहीं, ऊर्जा का पिरामिड। फिर ऊर्जा का पिरामिड सदैव, चुप, सदैव सीधा होता है। तुम नहीं जानते हो सर, वह दीदी थी, दीदी अपने भाई की, अपने भाई की, मेरी क्यों होती? हम तो एक थे परेशान, मेरे बेटे कन्या और तीसरा, हम कहाँ से इतना दे देंगे। चलो इसका पिरामिड उल्टा भी हो सके, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा भी हो सके, हो नहीं सकता। क्यों? कभी भी हमेशा ही सीधा होगा। हाँ चल बता। ऊर्जा से भी हो सके कि सेकेंडरी कंज्यूमर, शेर के पास ज्यादा ऊर्जा होगी, सीधी इसमें आएगी। एक काम कर, रास्ते के बीच में ना चल, डीजे लगाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाओ, तीसरा पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, एक जीव भार का पिरामिड। जीव भार मैंने बताया था, जिसे हम बायोमास बोल रहे, क्या हो बायोमास, लास्ट वाली क्लास में बताया था। जीव भार या बायोमास, देख इनके दिमाग में नहीं पड़ा और कुछ नहीं पड़ा। बायोमास का पिरामिड, जीव भार के आधार पर पिरामिड, ये कैसा होगा? इसे समझ लो, ध्यान से समझ लो। ये उत्पादक, ये क्या उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। इसका पिरामिड हमेशा, अच्छा उत्पादक को हमेशा सबसे नीचे रखा जाएगा। ये उल्टा हो सके संख्या का पिरामिड? क्यों नहीं हो सकता? मौसमी परिघटनाओं में उल्टा हो सके, क्यों नहीं हो सकता है? आया समझ में? कहीं बहुत सा सूखा पड़ेगा, फिर क्या करोगे? पेड़ पौधे सारे नहीं फूक जाएंगे वहां से। समझने की बात है? पहले तो पेड़ पौधे जाएंगे और जानवरों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ, मिट्टी कोई खराब होगी तो पेड़ पौधे तो खत्म हो जाएंगे, तो मिट्टी खराब नहीं, जानवर थोड़े खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक, ओके। अब जीव भार क्या हो बताओ, जीव भार क्या हो? मान लो कोई चिड़िया आती, ऐसा समझ में, चिड़िया आती वह, उसे मार दिया, मारने के बाद उसे धूप में टांग दिया, सूख गई चिड़िया, तो उसके अंदर जो भार बच रहा होगा उसे क्या बोल रहे? जीव भार। तो जो हरे पेड़ पौधे की संख्या ज्यादा नहीं होगी, तो जब संख्या ज्यादा होगी तो फिर जीव भार भी तो ज्यादा होगा।
तो इसका मतलब जब हरे पेड़, समझ रहे हैं मैं क्या कहने को उसका, अगर पेड़ पौधे सूख भी गए ना तब भी वे ज्यादा ही रहेंगे, तो इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा होगी, उसका जीव भार ज्यादा ही होगा, पेड़ पौधों का जीव भार ज्यादा ही होगा हमेशा। तो जब ज्यादा ही होगा इसका मतलब आधार में तो वही आएगा। ए इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, वैसे लिखे तो क्या दिक्कत हो रही है। ये हरे पेड़ पौधे हुए, हरे पेड़ पौधे क्या बोल रहे हैं, उत्पादक आ गए। यहाँ उत्पादक है ना, उनका जीव भार है, और जो हरे पेड़ पौधे होंगे उनका जीव भार ज्यादा होगा। बहुत यार पेड़, पूरी दुनिया में पेड़ पौधों की जो प्रजातियां ना वह ज्यादा, समझ बात यार। पूरी पृथ्वी पर जो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां जैव विविधता पढ़ेंगे, तो जैव विविधता हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे ज्यादा कि पक्षी ज्यादा, तो हम पढ़ेंगे वहां पेड़ पौधे ज्यादा। दूसरे नंबर पर हम पक्षी, दूसरे नंबर पर यहाँ जो जीव पाए जा उसमें पाए जाते हैं फिर पक्षी, पक्षी फिर बहुत सारे, समझ पा रहे हैं। ये सब फिर हम पढ़ेंगे जो रेंगने वाले जीव हो फिर उनकी संख्या पाई जा, तो हम अगले चैप्टर में जो हमारा जैव विविधता उसमें हम सब पढ़ेंगे। तो ये बताओ जब पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी, अगर वे सूख भी गए उसके अंदर तो पानी निकाल भी दिया तब भी उसका जीव भारी ज्यादा होगा, वे उत्पादक कहलाएंगे। इसके बाद जो उत्पादक को खाता है ना उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर का फिर जो भार होगा वो होगा, फिर इसके बाद जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सेकेंडरी यहां लिखना तुम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। इसका मतलब है जो जीव भार है ना, जीव भार के आधार पर जो पिरामिड हो वो हमेशा सामान्यतः सीधा हो, लेकिन कुछ घटना ऐसी भी हो जा वो ना उल्टा भी हो सकता है। वो हम बताएंगे कौन सा, दोबारा फिर समझ लो। मैंने कहा जो जीव भार हो या बायोमास हो उसका पिरामिड सामान्यतः सीधा हो। कैसा, जीव भार, यह पिरामिड, यह लिख दो, यह पिरामिड यानी जीव भार के आधार पर जो पिरामिड हो, यह पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। यह पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, सीधा होता है, हो गया सीधा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है उल्टा भी हो सकता है। अब मेरी बात गौर से समझना अच्छे तरीके से। जो समुद्र के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र हो ना, समुद्र के अंदर जो पारितंत्र हो या पारिस्थितिकी तंत्र हो उसके अंदर जो पिरामिड हमेशा उल्टा पाया जाएगा। कैसा, आसान भाषा में समझो, जो समुद्र की घास हो उस घास को, इतनी सारी घास, तुम देखना वहां से तमिलनाडु में जाओगे ना तुम, जब हम तमिलनाडु में घूम रहे थे तो तमिलनाडु में घूमते घूमते वो समुद्री घास लेगा हुआ, और जब समुद्री घास है ना बहुत सारी घास होगी वह, और जब इतनी सारी घास पूरी नाव भर कर लेकर आएंगे फिर सुखाएंगे। में गाँव में गए थे हम, जब तुम देखोगे ना जाकर नेल्लूर जिले में हम आगे गए थे, नेल्लूर तो आंध्र प्रदेश में पड़े, उस आगे गए थे। तो जब हम गए थे तो वहाँ नाव में भर कर ले गए घास, और जब घास भर कर ले आएंगे तो घास को पूरा सुखा देंगे। एक नाव पूरी भर कर ले गए थे घास की, तो घास तो पेड़ पौधों में आओगी, पेड़ पौधों में आगी तो हरे उत्पादक कहलाएंगे। और उत्पादक को कूटने के बाद, पीसने के बाद जब उसमें सारा पानी निकल जाएगा तो एक नाव का इतनी पोटली बना हुआ कुल, इतने अच्छे बन गए, जे भारी तो सारा पानी निकलेगा इसमें। एक नाव घास लेकर आए, एक नाव पूरी भरकर घास लेकर आए, लेकिन जब उसमें सुखा गया पानी बाहर निकाल देगा तो इतना सा एक पोटली में आ गया, डब्बे में आ गया सारा का सारा। इसका मतलब ये जो पिरामिड है ना, जो जीव भार वाला पिरामिड है, ये उल्टा भी हो सके समुद्र के अंदर। यही बात मैं अगले नोट में लिखने वाला हूं। अरे ऐसे ही सवाल पूछा जा, समझ गए, ठीक। लिखो, समुद्री परितंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। लिखो, यह पिरामिड 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 समुद्री परितंत्र में उल्टा होता है। ठीक, तीनों पिरामिड मैंने तुमको समझा दिए, ये 3 पिरामिड थे हमारे और बहुत काम आने वाले तुम। चलो एक बार रिवीजन कर लेते, रुक जाओ। पहली बात तो पिरामिड किसे प्रदर्शित करेगा, पोषण स्तर, सीधा संबंध ऊर्जा के प्रवाह से, पोषण, समझना है बात। यार पिरामिड के बेस में क्या होगा हमेशा, जो पिरामिड होंगे कितने प्रकार के होंगे, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। जो संख्या का पिरामिड होगा हमेशा सीधा होगा, सीधा होगा, हमेशा तो नहीं होने वाला सीधा, उल्टा हो सके। उल्टा क्यों होगा, मौसमी परिघटनाओं के कारण, यही याद रखना। उसके बाद लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होगा। ऊर्जा एक दिशा चलना है सर, और 10% एनर्जी लो दिमाग में ले आना, पहले ज्यादा ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा, फिर सीधा ही बढ़ता, उल्टा कहीं बन ही नहीं सकता। उसके बाद जीव भार के आधार पर, अच्छा भाई जी ने उदाहरण दिया था वो नाव वाला, जहां तमिलनाडु में घूम रहे थे,
आए समझ में। और वे एक ट्राली नाव भर गए, एक नाव पूरी पूरी भर कर ले गए थे समुद्री घास की, और पूरा का पूरा एक डब्बे में आ गई थी सारी सारी घास, क्योंकि सुखाने के बाद ऐसे ही करो फिर। और उसकी फिर उन्होंने दवाई बनाई, और दवाई बनाकर फिर बड़ी महंगी महंगी बेची। समझ में आया बात? या इसका मतलब जो जैव भार के आधार पर जो पिरामिड हो ना, वो सामान्य तो सीधा होगा, लेकिन समुद्री पारितंत्र में पूरा हाल बदल जाए उसका, और ये पिरामिड उल्टा हो जाए समुद्री पारितंत्र में। समझ गए? ठीक, ऐसे मैंने उदाहरण इसलिए दिए ताकि तुम ना कभी भूलो ना बीच बीच में। और वीडियो तो पड़ी हुई, वीडियो मर रहे। समझ में आया बात? ये अभी भूल लगी तो बात समझ में आई है? चलो उतारो, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? गौर से देखो, गिरेगी आज यार। पारिस्थितिकी सहसंबंध एड जामा तो गिरेगी यार। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, पारिस्थितिकी सहसंबंध। ये एक सवाल से पक्का उठा होगा। ठीक, अब ये पारितंत्र हमारा, ध्यान से सुन लेना, गौर से सुनना अच्छे तरीके से। ये पारितंत्र, पारितंत्र, इस पारितंत्र के अंदर बहुत सारी प्रजातियां पाई जा, अनेकों प्रजातियां पाई जाएगी। एक पारितंत्र के अंदर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएगी। वे जो प्रजातियां ना, अलग अलग प्रकार की प्रजाति होगी, पौधे की भी हो सकती, जीवों की प्रजाति की बात कर रहा हूं मैं, आया समझ में? अजीव की नहीं, जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएगी। एक पारितंत्र में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती, अनेक प्रजातियां पाई जाती है, अनेक प्रजातियां। कितनी? अच्छा ये बताओ, ऐसी कोई प्रजाति है जिसका दूसरे के साथ संबंध ना हो, जो स्वयं अकेला रह सकता हो? तुम भी जीव हो, और जो सोच रहा है ना इस पृथ्वी पर अकेला रह लगा गया हो, उसका वो कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ। ये बात उसे मालूम नहीं है। जो सोच लगा अकेला रह लगा, वो भी गया। अकेला का मतलब कि उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है पूरी दुनिया में, अकेले रह लगा हो एक इकोसिस्टम में। जो तुम्हारे पास भोजन पहुंच रहा है ना, उसमें हजारों लोगों का योगदान है, उन किसानों का भी योगदान है। सही बात है, उन किसानों के, उन दुकानदारों का भी योगदान है। अब कभी भी हम ये नहीं कह सकते एक व्यक्ति की सफलता में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है। झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। समझ में आई बात है? तो एक व्यक्ति की सफलता में हजारों लोगों का हाथ हो सकता है किसी का ज्यादा हो, किसी का कम हो, ये नहीं कह सकते। तो किसी भी पारितंत्र में जो प्रजातियां ना, अनेक प्रजातियां पाई जा, और अनेक प्रजातियों का आपस में संबंध पाया जा, और वो संबंध लाभदायक भी हो सके, हानिकारक भी हो सके। समझ बात है? जो रिलेशन पाई जाए, इंटरेक्शन पाई जा, तो किसी पारितंत्र में जो प्रजातियां पाई जाती है आपस में इंटरेक्ट करती है, संबंध बनाती है, वो संबंध किसी प्रकार का भी हो सके, वो संबंध लाभदायक भी हो सके, हानिकारक भी हो सके। मैं आसान भाषा में कुछ उदाहरण देता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे, और बहुत सारे पेड़ पौधे, मान लो पूरे पूरे गेंदे के पेड़ पौधे लगे। चलो शेर मान लो, राजाजी नेशनल पार्क में बहुत सारे पेड़, शेर 432 के आसपास शेर है वहां से, मान लिया हम ना 432 के आसपास शेर है। और हम बाहर से एक शेर ले आए, पता कहां से लेकर आए शेर? अफ्रीका तक। अफ्रीका के अंदर जो सहारा के जंगल है ना, समझ की बात है, वहां से एक शेर पकड़ के ले आए। उस शेर को उठाकर हमने यहाँ डाल दिया इसमें, क्या कहते हैं, राजाजी नेशनल पार्क में। और जो वहां का शेर था ना, उसके अंदर एक बीमारी थी, और जो आया था वो शेर इनके संपर्क में आया। वो जो खाना खा रहे, वहां एक हम इनके लिए मांस डालते हैं इन शेरों के लिए, तो उसने वो मांस खाया, आधा मांस उसने भी खा लिया। संबंध तो है दोनों शेरों का, ऐसा समझ। जब शेरों का संबंध उनके साथ हुआ तो क्या हुआ, मांस खाया, तो जो बीमारी उस शेर के अंदर थी, अफ्रीका वाले शेर के अंदर, वो इन वाले शेरों के अंदर आ गई। उस शेर से दूसरे शेर में, दूसरे तीसरे शेर में, पूरे सारे शेर मर जाएंगे। संबंध तो है। इसका मतलब नुकसान हुआ संबंध, तो ये संबंध लाभदायक तो है नहीं, हानिकारक संबंध। समझ बात? या दूसरा सुन लो अच्छी तरीके से। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया तुम्हें। तो किसी भी पारितंत्र में जो प्रजातियां रहती है ना, वे आपस में इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करने के दौरान हो सकता कि दोनों को फायदा हो सकता दोनों को नुकसान हो। दो उदाहरण बताए मैंने, देखो, हो सकता दोनों को फायदा दोनों प्रजातियों को, हो सकता दोनों को नुकसान हो सकता दोनों प्रजातियां नष्ट हो जाए, हो सकता ऐसा हो सकता एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो, या हो सकता एक को नुकसान हो दूसरे को फायदा हो। आसान भाषा में एक उदाहरण और देता हूँ। जो ये हमारे यहाँ साइलेंट वैली में जो जंगल पाए जा केरल के अंदर, वे जो जंगल है ना, उसमें तुम देखोगे आकाश के ऊपर जाकर बहुत बड़ी बड़ी बेल चढ़ जा, पेड़ के लपेटे लेकर ना, पेड़ जैसे बड़ा होगा, तो जो बेल हो ना, जिसे अमर बेल भी कहते हैं, अमर बेल देखी तुमने? वो बेल ना ऐसे पेड़ का अंठी लेगी, अंठी लेने के बाद सबसे ऊपर चल जाएगी पेड़ के, समझ बात, चारों तरफ तक, पेड़ को चारों तरफ तक घेर लेगी, ऐसे सुंदर छाया हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश है ना, और उसमें बेल पर क्यों जाओगा? पर ऑक्सीजन लेने के लिए और धूप लेने के लिए, ऐसे जागी हुआ ऑक्सीजन लेने के लिए, और पूरे वातावरण को घेर लेगी ऐसा करके। इससे पता नुकसान किससे होगा? इससे नुकसान होगा उस पेड़ को, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और फायदा किसे हो रहा है? अमर बेल को।
दोनों प्रजाति आपस में इंटरेक्ट भी कर रही, आया समझ, दोनों का संबंध है। अगर पेड़ ना होता अमरबेल ऊपर चढ़ जाती, संबंध तो है दोनों का। तो अमरबेल जो सारा ले रही, किसका ले रही, पेड़ का, पेड़ का सारा ले रही, फायदा किस हो रहा है, अमरबेल को, नुकसान किस हो रहा है, पेड़ को। इसका मतलब मैंने कहा ना तुम, संबंध जब ये आपस में इनका संबंध होगा, प्रजातियों का आपस में संबंध होगा, प्रजातियों को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। ये स्पीसीज ने जब आपस में इंटरेक्ट करती है, संबंध बनाती है, तो हो सकता है एक प्रजाति को फायदा हो जाए, एक को नुकसान हो जाए। जिसको फायदा होगा ना उसके लिए मैं प्लस रखूंगा, जिसे नुकसान होगा उसके लिए माइनस रखूंगा। प्रदर्शित करते हैं इसमें, सही बात है। जिसे फायदा होगा मैं उसके लिए प्लस रखूंगा, जिसे नुकसान होगा उसके लिए मैं माइनस रखूंगा। ये बात तुम्हें याद रखनी, बात समझ में आई? मैं कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो किसी भी पारितंत्र में अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, और जब में आपस में संबंध बनाती है, उनके संबंध बनाने में क्या होगा, वे प्रजातियां ऐसी होगी, संबंध बनाने पर एक को फायदा हो सके, एक को नुकसान होगा। अगर एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, तो इस संबंध का नाम अलग होगा। इसी करके बहुत सारे संबंध पाए जा, उन संबंधों के नाम याद रखने, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और तमाम प्रकार की परीक्षा में पूछे जा। जैसे तुमसे पूछा गया, जैसे हमने तुमने देखा कि घरों में ना एक बेल लगा दूंगा कांच की बोतल में भरकर, उसकी जड़ें कांच की बोतल में चमके जा, आया समझ में। जब में हम छोटे थे ना, हमारे घर बहुत छोटे छोटे थे, झोंपड़े टाइप की पड़ी थी हमारे यहाँ, तो जब हम दूसरे के पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने जाते ना, उनके घर ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, तो हम देख कर सोचते थे, यानी तो बहुत अमीर आदमी है, इनके घर में फरस भी है, आया समझ में, फरस। फिर उन्हें पता लगा कि यहाँ मार्बल भी है, हमारे यहाँ आज भी गोबर भी है, समझ नहीं बात है। तुम सोचते थे हम बहुत गरीब आदमी, तो उनके बीच, उनके तुमने देखा कांच, वो उसके अंदर पानी भर रखा है और पेड़ हरा भरा चल ही रहा, आज तक सूखा ही नहीं। सोचो तो मिट्टी तो है नहीं इसमें, पानी के बीच, उसके अंदर जो भोजन डाला गया है ना, उसके अंदर, उसके पेड़ के बीच में, और वहां जो वातावरण है, मैंने कहा धूप भी नहीं लेता, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर, इसके अंदर उसके बीच में संबंध पाया जा, उस संबंध का कोई अलग नाम होगा, तो अलग अलग संबंध का अलग अलग नाम हो। बात समझ में आई? तुम्हारा अपने माता पिता के साथ संबंध होगा, सब संबंधों का अलग अलग नाम है। अब थोड़ा घूम फिर कर सारे संबंध को छोड़कर अपने संबंधों पाते हैं, हम भी तो जीव ही। मान लो मैं हूं, ध्यान से समझना, हम कौन हो, तुम्हारे गुरु जी होंगे, गुरु जी की जो पत्नी होगी वह क्या होगी, भाभी जी होगी, समझ बन गया संबंध ऑटोमेटिक। मेरा संबंध किसके साथ है, मैं तो नहीं है, मेरा तो भाभी जी के साथ है सारी, है समझ में, मेरा संबंध भाभी जी के साथ, भाऊ जी नहीं, भाभी जी। तो जो भाभी जी है ना, ऐसा समझ, तुम्हारा संबंध ऑटोमेटिक उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि मेरा संबंध उसके साथ है, ऐसा समझ में, कोई दिक्कत हो जाएगी बात। चलो थोड़ा और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संबंध इस तरह करके दो प्रकार के संबंध हो, एक तो शादी के बाद संबंध हो, और एक शादी से पहले संबंध हो, जिससे गैर संवैधानिक माना गया समाज में, समझ बात है, जानते नहीं क्या, जिसका किसी अनुच्छेद में जिक्र ही नहीं है, जानते हो, समझ बात है, उसे गैर संवैधानिक जो संबंध हो, जिसे हम दूसरी भाषा में, लड़के लड़की की भाषा में उसे प्रेम पत्र कहते हैं, सही बात है। तो 17-18 साल की उम्र तक स्टार्ट हो, उसकी प्रक्रिया 20-22 की उम्र की साल में जाकर समाप्त हो जा, जिससे ज्यादा तकड़ी हवा लगी हुई हो, जिससे सही दिशा मिल जाए, टाइम पर जल्दी निकल जा। अभी संबंध की बात चल रही ना, समझ ले अच्छी तरह। अच्छा, टिड्ढा इसके पास आगे बैठेगा तो टिड्ढे का इसके साथ संबंध होगा, होगा नहीं होगा, उसे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। अच्छा, मच्छर आया हमारी बॉडी पर जाकर बैठ गया, तो मच्छर को फायदा हो रहा और नुकसान किस हो रहा, संबंध तो है, इस संबंध का अलग नाम हम सीखेंगे इसमें कौन सा नाम। तो पारितंत्र में रहने वाली जितनी भी प्रजातियां ना, विभिन्न प्रजाति के बीच अलग अलग प्रकार का संबंध पाया जाता है, और ये संबंध कई प्रकार का हो सकता है, वो निर्भर करता किससे फायदा हुआ, किससे नुकसान हुआ, और ये फायदे नुकसान के आधार पर संबंध कई प्रकार का हो। तो तुम जानना चाहते हो कौन कौन सा संबंध हो, उनके आधार भी बताएंगे तुम्हें। जैसे म्यूचुअलाइजेशन बोलते हैं हमने, ऐसे ऐसे वर्ड निकल कांगे, सह संबंध, परभोजिता, सहभोजिता, ऐसे ऐसे संबंध निकल कांगे, और तुम सोचो कि यार पता नहीं क्या है, तो ये संबंध में आज नहीं पढ़ाने का, बहुत दिलचस्प रिसर्च कर रखी है मैंने ना, उदाहरण बहुत अजीब अजीब उदाहरण मेरे पास मौजूद है, आया समझ में, ठीक। तो जो शादी से पहले संबंध पाया जाए उसे कौन सा संबंध बोल रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध, प्रेम पत्र वाला संबंध, समझ आई बात है। किसी 50 साल के रिपोर्टर को देखो, 40 साल के रिपोर्टर को देखो, 40 साल के रिपोर्टर को इतना सीरियस होकर बोल लगा जैसे इसका किसी के साथ कोई मैटर रहा ही नहीं होगा, आया समझ में, सबकी लव स्टोरी हो, समझ में आई बात है, सीधा छेड़ा ही कोई बच रहा हो, समझ में। तो प्रजातियां अलग अलग प्रकार के संबंध बनाती है, कोई भी प्रजाति हो आपस में, और संबंध का कुछ ना कुछ नाम हो। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पारितंत्र में जो प्रजातियां पाई जाती है, उसमें जो संबंध पाए जाते हैं आपस में इंटरेक्ट करने के दौरान, उसको कौन कौन से संबंध को क्या क्या नाम देते हैं। और मैंने कहा प्रत्येक संबंध एक प्रजाति को फायदा हो सकता, नुकसान हो सकता,
हो सकता दोनों को फायदा हो जा, हो सकता दोनों को नुकसान हो जा, हो सकता दोनों एक्सटेंट हो जा, विलुप्त हो जा। समझ गए? ये बात हम कल समझने वाले हैं। आज मैं से ही विराम देता हूं अपनी वाणी को। ठीक, चलिए रोक दो सो।